आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, ठीक। आयनिक बॉन्ड का एक और नाम भी है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। तो इस चैप्टर के पहले ही लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि बॉन्ड किसको कहते हैं और एटम्स किस तरीके के बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक। तो हमने वहां पे बताया था एटम्स दो तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं। एक बॉन्ड होता है जिसको हम नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जिसके बारे में हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया है अभी तक के लेक्चर्स में, ठीक। और दूसरा टाइप ऑफ बॉन्ड जो हमने बताया था दैट इज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। तो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किस बॉन्ड को हम कहते हैं? सिंपली वी डिफाइन आयनिक बॉन्ड एज दैट टाइप ऑफ अ बॉन्ड which is formed between the two atoms by the complete transference of electrons, ठीक। तो पहला पॉइंट जो इसमें याद रखना है वो है कि ये बॉन्ड कैसे बनता है, इस बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। सो वी से दैट ionic bond is that type of a bond which is formed by the complete transference of electrons, ठीक। तो complete transference का मतलब ये है कि एक एटम हमारे पास ऐसा है जो अपने शेल्स, अपने सब शेल्स, अपने ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली लूज कर देता है, ठीक। और वो इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग लॉस्ट फ्रॉम दैट एटम, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के ऑर्बिटल्स के अंदर अपनी जगह बना लेता है, ठीक। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक एटम जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसके इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होती है, और दूसरा एटम जिसने उस लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाती है, ठीक। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक एटम पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज और दूसरा एटम नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बन जाते हैं, ठीक। मींस फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एन एटम ए, इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी, ठीक। एंड वी हैव अनदर एटम बी जिसने इसके लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो इसके ऊपर क्या डेवलप होगी? नेगेटिव चार्ज। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस पॉजिटिव और इस नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, ठीक। उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम बेसिकली आयनिक बॉन्ड है, इसीलिए इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी रखा गया है, ठीक है। सो सिंपली अगर हम कहें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड किसको कहते हैं हम? वो बॉन्ड जो बनता है दो एटम्स के दरमियान बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये वो बॉन्ड है या इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन ए कैटाइन एंड एन एनाइन। और ये कैटाइन कैसे बनता है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनाइन कैसे बनता है? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो सिंपली वो बॉन्ड जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दो एटम्स के दरमियान बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कौन से एटम्स, कौन से एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है ना। और वी कैन सिंपली से दैट व्हाट आर द कैंडिडेट्स फॉर आयनिक बॉन्डिंग, कैंडिडेट्स फॉर आयनिक बॉन्डिंग मतलब कौन से एलिमेंट्स, कौन से एटम्स आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जाहिर सी बात है हमारे पास ऐसे सेट ऑफ एटम्स होने चाहिए जिनमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता हो, ठीक, और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता हो, ठीक है ना। एंड वी ऑल नो ऑलरेडी कि हमारे पास मेटल्स होते हैं, पर्टिकुलरली अल्कली metals and we have alkaline earth metals. Alkaline earth metals और alkaline earth metals they are highly reactive elements. हमें सबको पता है उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की बहुत ही जबरदस्त टेंडेंसी रखते हैं, ठीक। दैट मींस कैटाइन फॉर्मेशन के लिए उनकी टेंडेंसी काफी हाई होती है, ठीक है। सिमिलरली वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं दे शुड बी द बेटर कैंडिडेट्स फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। और
इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में किनके पास है? यस, हैलोजेंस के पास है। ठीक, तो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैलोजेंस, वी नो दे आर शॉर्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, सो दे हैव ए हायर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसी तरीके से ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली जो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनको भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी काफी हाई रहती है। ठीक है, सो बेटर कैंडिडेट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड विल बी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो सिंपली ये बॉन्ड बनता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। ठीक, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी है जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बनाते हैं। इनफैक्ट उनके मैक्सिमम कंपाउंड जो होते हैं कोवेलेंट इन नेचर होते हैं और कुछ ही कंपाउंड्स उनके आयनिक इन नेचर होते हैं। ठीक है ना? ठीक, तो उनका क्या रीजन है वो हम आगे कभी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, कि कुछ अल्कली मेटल्स जो है वो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के बजाय कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में ही क्यों पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल वी हैव अल्कली मेटल्स की अगर हम बात करें, अल्कली मेटल्स में हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक, सिमिलरली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक, सिमिलरली अमंग द मेटल्स वी हैव नेक्स्ट फैमिली जो हमारे पास है बोरॉन, एल्यूमिनियम। ठीक है, नाउ लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम। ठीक, 1, 2, 3 and 4. These four elements, although they are metals, but they also form कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है ना? तो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं? अगर आप लोगों को याद होगा कि ये लिथियम पहला मेंबर अपनी फैमिली के अंदर, पहला मेंबर, बेरिलियम अपनी फैमिली के अंदर पहला मेंबर। ठीक है ना? सो फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी फैमिली इट शोज एन एनॉमलस बिहेवियर। ठीक है ना? एनॉमलस बिहेवियर का मतलब ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है देन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अगर आप देखें, अगर आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा है तो आपको पता होगा लिथियम जो है या पहला मेंबर जो होता है उस पहले मेंबर का एक, अगर आप पहले मेंबर की प्रॉपर्टीज की बात करें तो अगर आप देखें आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, दैट मींस इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ठीक, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है अमंग द ग्रुप। ठीक, इसी तरीके से अगर आप देखें ये पीरियड नंबर सेकंड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें डी सबशेल्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, बाकी सभी एलिमेंट्स के अंदर डी सबशेल्स की अवेलेबिलिटी रहती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पहला मेंबर जो है ये एनॉमलस प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है ना? इसी तरीके से लिथियम और मैग्नीशियम, आपने सुना होगा कि इनके दरमियान, इनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना? इसी तरीके से बेरिलियम और एल्यूमिनियम, तो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज। तो जैसे प्रॉपर्टीज लिथियम की होंगी वैसे ही सिमिलर प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम की भी होगी, जैसी बेरिलियम की प्रॉपर्टीज होंगी वैसे ही एल्यूमिनियम की भी प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक, तो लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम इनके मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। बाकी जितने भी मेटल्स हमने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में दिखाए वो सभी आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर आप याद रखने की भी कोशिश करेंगे, यू कैन रिमेंबर लिथियम जो है, लिथियम का लिथियम फ्लोराइड, ठीक, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम के कार्बाइड्स, लिथियम कार्बाइड्स जो कि कार्बाइड से डिफरेंट तरह के बनाते हैं, लिथियम कार्बाइड्स और लिथियम हाइड्राइड, ये चार कंपाउंड्स लिथियम के आयनिक इन नेचर होते हैं। रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स दे आर कोवेलेंट इन नेचर। ठीक, इसी तरीके से बेरिलियम, BeF2, बेरिलियम फ्लोराइड इज आयनिक। और अगर आपको याद होगा बेरिलियम क्लोराइड हमने लीनियर ज्योमेट्री में VBT में बताया था एज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर ज्योमेट्री एज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक, मगर BeF2 आयनिक इन नेचर है। ठीक है, इसी तरीके से बेरिलियम ऑक्साइड, लिथियम कार्बाइड, Li2C3, ठीक, ये कंपाउंड्स बेरिलियम के दे आर आयनिक इन नेचर। ठीक,
इसी तरीके से मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, they are ionic in nature. Aluminium fluoride, aluminium oxide and aluminium carbide, Al4C3. These compounds of lithium, beryllium, magnesium and aluminium, they are covalent, they are ionic in nature. Rest of their compounds are covalent in nature. ठीक है. So आयनिक बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है. इसमें हमने लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के बारे में बताया कि इनके मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट इन नेचर होते हैं. ठीक. इसके बाद हम एक और चीज यहां पर डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड के रिलेटेड, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी. नाउ इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या होता है? जब भी एटम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है एक एटम ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे, दूसरे एटम ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे. ठीक. इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब है आयनिक बॉन्ड बनने के वक्त या आयनिक कंपाउंड के अंदर एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं या एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी. दैट मीन्स इलेक्ट्रोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ electrons gained or lost by an atom during ionic bond formation. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिंपल सा आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड. ठीक. तो सोडियम क्लोराइड किस एटम से बना है? सोडियम एटम और क्लोरीन एटम से. ठीक है ना. यू नो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2, 8 एंड 1. ठीक. क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8 एंड 7. सो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है. जाहिर सी बात है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आई होगी, और Cl के ऊपर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगी. ठीक. तो अगर NaCl में मुझे बताना है सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 1 है और क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, 1 है. ठीक. सोडियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है. ठीक. इसी तरीके से इफ यू हैव सोडियम ऑक्साइड Na2O. ठीक. सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम? यू नो सोडियम हमेशा क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरे सोडियम ने भी एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा. और ऑक्सीजन का आपको पता है 2 and 6 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो 2 सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए. दैट मीन्स एक सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, 1. सो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होगी. ठीक. इसी तरीके से इफ यू हैव फॉर एग्जांपल MgO, magnesium oxide, you know magnesium belongs to group 2nd, it has a tendency to lose 2 electrons, it will be Mg2 positive, it will be O2 minus. ठीक है. सो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होगी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होगी. ठीक. इसी तरीके से इफ यू हैव AlF3 आयनिक कंपाउंड है, तो यू नो फ्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और एल्यूमिनियम के पास 2, 8 एंड 3 कॉन्फ़िगरेशन होती है. सो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव होगी, एक फ्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव, 3 फ्लोरीन के ऊपर 3 माइनस चार्ज डेवलप होगी. ठीक है. एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 3, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगी. ठीक. तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ए कंपाउंड निकाल सकते हैं एक कंपाउंड के अंदर. ठीक. सिंपली एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, उस चीज को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू the steps involved in ionic bond formation and factors affecting ionic bond formation. ठीक. तो सबसे पहले हम बात करेंगे steps involved in ionic bond formation.
आयनिक बॉन्ड बनने के वक्त कितने स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सो देयर विल बी ऑटोमेटिकली 3 स्टेप्स। पहला स्टेप जो है दैट इज एक एटम ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एटम है, इट हैज ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। सो पहला स्टेप जो होगा दैट विल बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल। नाउ डिपेंड करेगा मेटल कौन सा है, इसके पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक अल्कली मेटल है A, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल टर्न अप टू बी ए कैटायन, ठीक है। A gives A पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इस एटम A ने जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया उसका क्या होगा, वो दूसरा नॉन मेटल गेन कर लेगा। सो दैट मीन्स नंबर सेकंड स्टेप विल बी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय नॉन मेटल, ठीक। मिसाल के तौर पर अगर हमारा मेटल हैलोजन है, सो फॉर एग्जांपल वी हैव एलिमेंट बी जो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बी माइनस एनायन, ठीक। नाउ ए पॉजिटिव बन गया और बी नेगेटिव बन गया, उसके बाद क्या होगा, नंबर थर्ड स्टेप विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन and anion, force of attraction between cation and anion, that means A पॉजिटिव अब B नेगेटिव के नजदीक आएगा, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या बनेगा, A और B के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन AB आयनिक कंपाउंड, ठीक है। नाउ ये आयनिक कंपाउंड जब बनेगा तो उसमें A पॉजिटिव B नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। अब चूंकि हमारे कंपाउंड में सिर्फ एक ही एटम तो नहीं होगा, A पॉजिटिव का, एक ही एटम B नेगेटिव का नहीं होगा, ठीक। देयर विल बी हंड्रेड्स मिलियंस ऑफ एटम्स, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इस A पॉजिटिव के इर्द गिर्द कुछ B नेगेटिव आयंस होंगे और इस B नेगेटिव के इर्द गिर्द कुछ A पॉजिटिव आयंस होंगे और उनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये A पॉजिटिव और B नेगेटिव आयंस दे विल बी अरेंज्ड इन ए रेगुलर मैनर, ठीक है ना, दे विल बी अरेंज्ड इन ए ज्योमेट्रिकल मैनर। उस अरेंजमेंट ऑफ द आयंस इन एन आयनिक कंपाउंड, ठीक, उसको हम नाम देते हैं आयनिक क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना, वी कॉल दैट एज आयनिक क्रिस्टल लैटिस। सो तीसरे स्टेप को हम नाम दे सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल लैटिस, क्योंकि A पॉजिटिव B नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, सिर्फ एक ही A B नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये इसको इधर से भी, दूसरे B नेगेटिव को यहां से, तीसरे B नेगेटिव को इधर से, चौथे B नेगेटिव को इधर से, पांचवे को यहां से, छठे को पीछे से, हर एक साइड से अपोजिट चार्ज आयंस को अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली बी नेगेटिव अपने अपोजिट चार्ज आयंस को अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड स्ट्रक्चर, जिस सॉलिड स्ट्रक्चर में ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयंस का एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा। उस सॉलिड स्ट्रक्चर को जिसमें ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव का एक रेगुलर अरेंजमेंट रहता है, उसको हम नाम देते हैं क्रिस्टल लैटिस, ठीक। सो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बेसिकली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना। नाउ स्टेप्स इन्वॉल्वमेंट के बाद अगर मैं बात करूं फैक्टर्स की, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक। तो क्या क्या फैक्टर होगा जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितने स्टेप्स हो रहे हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ठीक है। और एक एटम जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है उतना ये स्टेप फेवरेबल होगा, मतलब उतना उस एटम की आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ठीक है ना। सो दैट मींस हायर इज द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, हायर विल बी द टेंडेंसी फॉर द बॉन्ड फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। सिमिलरली हायर इज द टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हायर इज द for tendency of formation of ionic bond, ठीक। Number third, more is the electrostatic force of attraction between the cation and anion,
मोर इज द टेंडेंसी ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, और अगर आप पहले स्टेप को ध्यान से देखें, एक इलेक्ट्रॉन कितना जल्दी एक एटम कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो हम मेजर करते हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एच आई ई, दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसको हम कहते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है ना? सो जिन एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स देंगे और वो जल्दी से आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैं कहूं पहला फैक्टर जो होगा दैट विल बी आयनाइजेशन एनर्जी, एंड व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन and ionization energy? Shabash, it should be inverse relation. That means more is the ionization energy, that means difficult is the removal of electron, lesser is the tendency of ionic bond formation. So that means जितना ionization energy का वैल्यू ज्यादा होगा, उतना ionic bond formation की टेंडेंसी कम होगी। या हम कह सकते हैं कि जितनी ionization energy का वैल्यू कम होगा, उतना ionic bond formation जल्दी होगा। एंड कि डेल्टा एच आई ई का वैल्यू, आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू सबसे कम किन के लिए होता है? अल्कली मेटल्स के लिए और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। ठीक है, सिमिलरली जितना जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, एंड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा एच ई जी। ठीक, तो जितना इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उतना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक, सो मोर इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, more is the tendency to accept the electron, more is the tendency to accept the electron, more is the tendency for ionic bond formation. Okay, so that means factor number second will be delta H Eg. What will be the relation? It will be directly proportional to ionic bond formation. तो जितना delta H Eg का वैल्यू ज्यादा होगा, उतना आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा होगा। एंड सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में किन के पास होती है? नॉन मेटल्स यानी कि हैलोजेंस के पास। ठीक है, इसी तरीके से नंबर थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, जितना इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, उतना क्या होगा? उतना बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन भी ज्यादा होगी। ठीक है ना? सो तीसरा फैक्टर जो है, जो ये बताएगा कि इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, उसको हम बोलते हैं डेल्टा एच लैटिस। डेल्टा एच लैटिस। ठीक, डेल्टा एच लैटिस मीन्स लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो यहां पे हम डिफाइन करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, डेल्टा एच लैटिस। So that means the third factor responsible for the ionic bond formation is lattice energy. ठीक है, now lattice energy किसको कहते हैं? lattice energy और delta H lattice और lattice enthalpy। ठीक, अभी मैंने बताया कि A पॉजिटिव और B नेगेटिव आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्शन, और उस अट्रैक्शन का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, उतना AB आयनिक क्रिस्टल लैटिस ज्यादा मजबूती से बनेगा। ठीक है ना? सो लैटिस एनर्जी किसको कहते हैं? लैटिस एनर्जी इज सिंपली डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of an ionic compound is formed, or when 1 mole of ionic bond is formed. ठीक, so I can write here lattice energy is the amount of energy released, when when 1 mole of an ionic compound is formed. ठीक, तो चूंकि जब A पॉजिटिव B नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन करेगा, तो जाहिर सी बात है जब भी अट्रैक्शन होती है एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगी,
उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ये बॉन्ड तेजी से बनेगा, ठीक है ना। सो लैटिस एनर्जी को हम डिफाइन करता है एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो जब एक मोल आयनिक कंपाउंड का या आयनिक बॉन्ड्स का बनते हैं, उस वक्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज व्हाट वी कॉल एज लैटिस एनर्जी, ठीक है। इसको हम अदर वे राउंड भी बोल सकते हैं। क्या मतलब, देखिए जितना मजबूती से ये बॉन्ड बनेगा, ठीक, जितना मजबूत ये बॉन्ड होगा, जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उतनी लैटिस एनर्जी का भी वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। अब अगर मुझे उस क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करना है, अगर मुझे उस क्रिस्टल लैटिस को क्या करना है, ब्रेक करना है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड बन गया, तो सोडियम क्लोराइड बनने के वक्त लैटिस एनर्जी निकली होगी। अब अगर मुझे उसी सोडियम क्लोराइड के बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, ठीक है ना, तो मुझे उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी ना, जितना Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अट्रैक्शन की वजह से निकली थी, ठीक है ना। सो आई कैन ऑल्सो डिफाइन लैटिस एनर्जी एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break 1 mole of an ionic compound, ठीक है। So either we can define lattice energy as the amount of energy released when 1 mole of an ionic compound is formed, or amount of energy required to break 1 mole of an ionic compound, ठीक है। So उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। Now जाहिर सी बात है, जितना लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैटाइन और एनाइन के दरमियान ज्यादा होगा, उतना जल्दी से आयनिक बॉन्ड भी बनेगा, ठीक। सो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन एंड लैटिस एनर्जी? आई कैन सिंपली से आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच लैटिस, डेल्टा एच लैटिस। सो मोर इज द लैटिस एनर्जी readily is the formation of ionic bond. So lattice energy को हमने define कर लिया. Now we'll be discussing the various factors affecting lattice energy. Factors affecting delta H lattice. फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा एच लैटिस। किन किन फैक्टर्स पे लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है? एटम्स आइंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जाहिर सी बात है, जितना ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कब होगा, वो डिपेंड करेगा ना कैटाइन के ऊपर कितनी चार्ज है और एनाइन के ऊपर कितनी चार्ज है। अगर कैटाइन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, एनाइन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो उनमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब अगर कैटाइन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और एनाइन के ऊपर 2 माइनस चार्ज है, फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, इस वक्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। सो पहला फैक्टर जिसके ऊपर लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटाइन एंड एनाइन, ठीक। तो सिंपल सी बात है, वी कैन से डेल्टा एच लैटिस और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के दरमियान क्या रिलेशन होगा? इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द कैटाइन, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द कैटाइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द एनाइन, ठीक। जितना कैटाइन और एनाइन की चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा, उतना उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उतनी लैटिस एनर्जी का वैल्यू भी ज्यादा होगा, ठीक। नंबर सेकेंड, दूसरा फैक्टर है साइज, ठीक। साइज का फैक्टर, मिसाल के तौर पर अगर मैं ले लूं Li पॉजिटिव और Na पॉजिटिव, ठीक। दोनों कैटाइंस के ऊपर क्या है, सेम चार्ज है, ठीक है ना। लेकिन क्या दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा? नहीं, हरगिज नहीं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जितना चार्ज ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है, जितना चार्ज ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है, उतना उसका जो इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल अगर मैं लिथियम पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव की बात करूं, लिथियम पॉजिटिव का साइज इतना होगा फॉर एग्जांपल, ठीक, और सोडियम पॉजिटिव का साइज इतना होगा। अब इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप इक्वल चार्ज 2 स्फीयर्स के ऊपर डालेंगे, ठीक है, एक स्फीयर का साइज छोटा है और दूसरे स्फीयर का साइज बड़ा है, ठीक। सो यू विल रिमेंबर दैट ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो है,
ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक। और ये पॉजिटिव चार्ज, सेम पॉजिटिव चार्ज एक लार्ज वॉल्यूम के ऊपर डिस्पर्स्ड है, ठीक है ना। तो जितना चार्ज छोटे से वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड होगी उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होगा। ये कॉन्सेंट्रेटेड है और ये फैली हुई है, जितना चार्ज ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगी उतनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक। तो चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना इसका मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक। तो सिंपली वी कैन से साइज ऑफ द कैटाइन या साइज ऑफ द एनाइन जितना ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम शो करेगा, और जितना साइज कम होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा शो करेगा। दैट मीन्स साइज और लैटिस एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? वी कैन सिंपली से डेल्टा एच लैटिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटाइन as well as the size of anion, ठीक। so that means लैटिस एनर्जी ज्यादा कब होगी? जब कैटाइन और एनाइन के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस ज्यादा होगा और उनका साइज कम होगा, ठीक। इनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन कंपाउंड्स को अरेंज करें, इनके इंक्रीजिंग, इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर इनमें से बताइए सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी का वैल्यू किस में होगा, ठीक। फॉर एग्जांपल वी हैव लिथियम फ्लोराइड, वी हैव सोडियम फ्लोराइड, ठीक, वी हैव पोटेशियम फ्लोराइड, वी हैव रुबिडियम फ्लोराइड, ठीक। हमें इनकी लैटिस एनर्जीज का ऑर्डर बताना है, ठीक है ना। तो लैटिस एनर्जी किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द कैटाइन एंड द चार्ज ऑन द एनाइन, देन साइज ऑफ द कैटाइन एंड द साइज ऑफ द एनाइन, ठीक है। तो अगर हम इस सीरीज की तरफ देखें, इन सबों में एक चीज कॉमन है, वो है F माइनस। इसमें भी F माइनस है, इसमें भी F माइनस है, इसमें भी F माइनस है, और इसमें भी F माइनस है। दैट मीन्स एनाइन का चार्ज हर एक कंपाउंड में सेम है, एनाइन का साइज भी ऑब्वियसली हर एक कंपाउंड में क्या है? सेम है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन अब एनाइन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हर एक में एनाइन की वजह से जितनी अट्रैक्शन होगी वो सेम होगी, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? कैटाइन के ऊपर। ना कैटाइन कौन कौन सा है हमारे पास? Li पॉजिटिव, ठीक, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव एंड Rb पॉजिटिव, है कि नहीं? ठीक है। नाउ इनमें से जो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा उसी कंपाउंड में लैटिस एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा? ज्यादा होगा। नाउ ऑब्वियस सी बात है, कैटाइंस की लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे। तो चार्ज सब में क्या है? सेम है। तो चार्ज का फैक्टर यहाँ पे काम नहीं करेगा। कौन सा फैक्टर काम करेगा? साइज का फैक्टर। इसका साइज छोटा मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसका साइज ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, इसका और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, इसका और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। दैट मीन्स साइज जिसका कम होगा उसके अंदर लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा। तो यहां पे जो ऑर्डर होगा दैट विल बी लिथियम फ्लोराइड में लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सोडियम फ्लोराइड, एज कंपेयर टू पोटेशियम फ्लोराइड, एज कंपेयर टू रुबिडियम फ्लोराइड, ठीक। सिमिलरली अगर मैं आपके सामने ये रखूं, यू हैव सोडियम क्लोराइड, ठीक। चलिए या मैं सोडियम ऑक्साइड की बात करूं, यू हैव सोडियम ऑक्साइड, ठीक, यू हैव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक, एंड यू हैव एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको बताना है इनकी लैटिस एनर्जीज का वैल्यू। शाबाश, कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम यहां पे क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन सबों में सेम है, ठीक, एनाइन सबों में सेम है। दैट मीन्स एनाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब उसके बाद इसमें कैटाइन कौन है? इसमें कैटाइन है Na पॉजिटिव, ठीक, इसमें कैटाइन है Mg2 पॉजिटिव, इसमें कैटाइन है Al3 पॉजिटिव, ठीक। नाउ सबसे पहला फैक्टर चार्ज।
इसकी चार्ज पॉजिटिव, इसकी डाई पॉजिटिव, इसकी ट्राई पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है मोर इज द चार्ज ऑन द कैटाइन, मोर इज द लैटिस एनर्जी। ठीक, सो दैट मींस Al3 पॉजिटिव का लैटिस एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा Na2O। ठीक, इसका कम होगा लैटिस एनर्जी, उससे ज्यादा होगा MgO का, उससे ज्यादा होगा Al2O3 का। ठीक, सिमिलरली अगर हमारे पास क्वेश्चन है MgCl2, नंबर सेकेंड इज NaCl, नंबर थर्ड इज Al2O3 एंड नंबर फोर इज ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक, हमें इनका ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहां पे ध्यान दें, वी कैन सी कि इसमें सबों में कैटाइन और सबों में एनाइन सेम नहीं है। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखें, यू हैव Mg2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। इस वाले केस में यू हैव Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। इस वाले केस में यू हैव Al3 पॉजिटिव एंड O2 माइनस आयन। इस वाले केस में यू हैव Al3 पॉजिटिव एंड N3 माइनस आयन। ठीक, यहां पे आप याद रखेंगे कि चार्ज और साइज फैक्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है चार्ज वाला फैक्टर। ठीक, तो अगर आप देखें इनमें, इसमें 2 पॉजिटिव 1 माइनस, इसमें 1 पॉजिटिव 1 माइनस, 3 पॉजिटिव 2 माइनस, 3 पॉजिटिव 3 माइनस। तो चार्ज वाला फैक्टर हमेशा क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा डोमिनेंट होगा। ठीक, सो अगर आप यहां पे देखें, यहां पे है ट्राईवैलेंट आयन। ठीक, यहां पे है ट्राईवैलेंट डाईवैलेंट आयन, यहां पे है मोनोवैलेंट आयन, और यहां पे है डाईवैलेंट एंड मोनोवैलेंट आयन। ठीक, तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे होगा, जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस दोनों में ज्यादा होंगे। यहां पे ट्राई पॉजिटिव ट्राई नेगेटिव, ट्राई पॉजिटिव डाई नेगेटिव, मोनो पॉजिटिव मोनो नेगेटिव, डाई पॉजिटिव मोनो नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है ALN, ठीक, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। ट्राई सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ट्राई डाई Al2O3, then you have dimono MgCl2, then you have last one NaCl. This will be the overall order of the lattice energies. ठीक है, now after defining the various factors on which the lattice energy depends, now we'll be discussing a very important topic, that is how do we calculate the lattice energy. ठीक, so the next topic is calculation of lattice energy. Calculation of lattice energy. Calculation of delta H lattice. So we calculate lattice energy indirectly, ठीक है, using a cyclic form that is called as Born-Haber cycle. Born-Haber cycle. So Born-Haber cycle के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, बॉर्न-हैबर साइकिल में हम क्या करते हैं, पहली बात बॉर्न-हैबर साइकिल से हम क्या निकालते हैं, लैटिस एनर्जी का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बॉर्न-हैबर साइकिल क्या होता है हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम याद रखेंगे यहाँ पे कि बॉर्न-हैबर साइकिल डिपेंड करता है एक लॉ पे, एक थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल पे, दैट इज कॉल्ड एज हेसेस लॉ। हेसेस लॉ, ठीक, हेसेस लॉ के ऊपर डिपेंड करता है बॉर्न-हैबर साइकिल। ठीक है ना। नाउ सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि हेसेस लॉ क्या कहता है। ठीक, हेसेस लॉ स्टेट्स दैट चलिए पहले मैं डिफाइन करता हूं, उसके बाद आप खुद इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। हेसेस लॉ कहता है कि
अगर हम एक रिएक्शन को करते हैं एक स्टेप में, ठीक है ना, अगर हम किसी भी रिएक्शन को एक स्टेप में करते हैं, ठीक, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस रिएक्शन, कार्बन सॉलिड फॉर्म में मैंने लिया, ठीक, इस कार्बन को हमने क्या किया, इस कार्बन की रिएक्शन मैंने कर दी ऑक्सीजन गैस के साथ, ठीक, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है। नाउ कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड यू नो, जब भी कोई रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के होने के वक्त या तो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, ठीक। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को विच इज रिलीज्ड और विच इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। उसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी चेंज, ठीक। और एंथैल्पी चेंज के हमारे पास, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से, आई होप कि यू ऑलरेडी नो दिस थिंग्स, ठीक, डेल्टा एच से एंथैल्पी चेंज। सो एंथैल्पी चेंज का मतलब क्या होता है, जब भी कोई प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के दौरान कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होती है या एब्सॉर्ब होती है। जैसे कि ये रिएक्शन हो रही है, ठीक, और इस रिएक्शन के होने के वक्त भी क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होगी या कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्सॉर्ब हो जाएगी, ठीक है ना, उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। लेकिन देयर इज अनदर स्पेशल टर्म दैट्स कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम उस वक्त बोलते हैं जब एक कंपाउंड अपने ही एलिमेंट्स की डायरेक्ट रिएक्शन से बनता हो, ठीक है ना। मतलब यहां पे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस किस एलिमेंट का बना है, कार्बन और ऑक्सीजन का। तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है ना। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड, ठीक है ना, when 1 mole of a compound is formed from its own elements, ठीक है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड किसी और तरीके से भी बन सकता है, ठीक है ना, उस वक्त भी एनर्जी रिलीज हो सकती है, ठीक है ना, मगर उस वक्त हम उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोल सकते। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम उस वक्त बोलते हैं जब एक कंपाउंड अपने ही एलिमेंट्स की वजह से बन जाता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये रिएक्शन होगी, उस वक्त जो एनर्जी चेंज होगी, आई विल कॉल इट एज डेल्टा एच फॉर्मेशन, ठीक। एंड फॉर दिस प्रोसेस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन has been found to be equal to -94 किलो कैलोरीज। मतलब जब ये रिएक्शन होती है, उस वक्त कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 94 किलो कैलोरीज इज रिलीज्ड, ठीक है ना, 94 किलो कैलोरीज इज रिलीज, ठीक। नाउ हेसिस लॉ क्या कहता है, हेसिस लॉ कहता है कि अगर मैंने ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कर दी, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, 94 किलो कैलोरीज। अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ, अगर मैं इसी रिएक्शन को स्टेप्स में करूं, ठीक है ना, हर एक स्टेप के लिए भी क्या होगा, हर एक स्टेप के लिए अपना एक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, ठीक। और उन सभी स्टेप्स के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जो समेशन होगा, वो हमेशा किसके बराबर होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, जब ये कंपाउंड एक ही स्टेप में बन जाएगा, ठीक। मतलब अगर मैं इसी कार्बन डाइऑक्साइड को इसी कार्बन और ऑक्सीजन से प्रोड्यूस करता हूं, मगर इनडायरेक्टली इन डिफरेंट स्टेप्स, क्या मतलब, नाउ अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इनडायरेक्टली पहले कार्बन को ले लूं, इसकी मैं रिएक्शन करूं ओनली हाफ अ मोल ऑफ ऑक्सीजन, हाफ अ मोल ऑफ ऑक्सीजन, यू नो हाफ अ मोल ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कार्बन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक। नाउ कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस प्रोसेस के लिए भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कुछ ना कुछ होगा। आई विल कॉल दिस एज डेल्टा H1 एंड इट हैज बीन फाउंड टू बी -26 किलो कैलोरीज, -26 किलो कैलोरीज, ठीक। उसके बाद ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी मैं
फर्दर रिएक्शन करता हूं एक और स्टेप में, अगेन विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, दिस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी हाफ ए मोल ऑफ ऑक्सीजन, this half a mole of oxygen will again produce 1 mole of oxygen atoms. 1 mole of oxygen atoms will combine with carbon monoxide and it will result in the formation of 1 mole of carbon dioxide. और इस स्टेप के होने के लिए डेल्टा H2 जो है that has been found to be equal to minus 68 kilocalories. 68 kilocalories. ठीक, अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ कहता है कि जब मैंने ये रिएक्शन डायरेक्टली की उस वक्त एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना आया 94 किलो कैलोरीज। और अगर मैंने यही रिएक्शन स्टेप्स में कर दी, इन दो स्टेप्स के जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस होंगे उनका समेशन हमेशा 94 किलो कैलोरीज के बराबर होगा। दैट मींस अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर एनी रिएक्शन इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 एंड इन दिस केस डेल्टा H फॉर्मेशन किसके बराबर है 94 किलो कैलोरीज, डेल्टा H1 कितना है -26 प्लस डेल्टा H2 कितना है -68, दैट इज इक्वल टू -26 -68, ठीक है, दैट इज इक्वल टू -94 किलो कैलोरीज। ठीक, सो सिंपल टर्म्स में हेसेस लॉ कहता है कि जब भी एक रिएक्शन एक स्टेप में होगी उस वक्त कितनी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगा। ठीक, उसी रिएक्शन को अगर मैं 1000 स्टेप्स में भी करता हूं तो उन 1000 स्टेप्स के अंदर जो एंथैल्पी चेंज होगी उस एंथैल्पी चेंज का जो समेशन होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप। ठीक, thus we can define Hess's law as the enthalpy of formation of a compound remains the same whether the reaction takes place in one step or in a number of steps. ठीक, so enthalpy of formation पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक, वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो तो इतना निकलेगा या ये रिएक्शन डिफरेंट स्टेप्स में हो तब भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ओवरऑल क्या रहेगा सेम। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द समेशन ऑफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ वेरियस स्टेप्स। ठीक है, इसको हम हेसेस लॉ कहते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है ना। अब बॉर्न हैबिट साइकिल की तरफ आते हैं। ठीक,